हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम लेकर आए हैं PRA की इकाई 13 जिसका नाम है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट मतलब यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत है या उसकी धड़कन रुक गई है तो हम किस तरीके से बेसिक लाइफ सपोर्ट देकर उसे बचा सकते हैं। देखते हैं हम हमारी कार्यसूची। पहला, हृदय गति रुकना पहचानने के लक्षण जो हम स्लाइड नंबर 5 पर देखेंगे। दूसरा, CPR क्या है जो हम स्लाइड नंबर 6 पर देखेंगे। तीसरा, CPR में क्या किया जाता है जो हम स्लाइड नंबर 7 पर देखेंगे। चौथा, CPR कैसे करेंगे वो हम स्लाइड नंबर 8 से 9 पर देखेंगे। पांचवा, कृत्रिम सांस कैसे देते हैं वो हम स्लाइड नंबर 11 से 12 पर देखेंगे। आठवां, रेस्पिरेटरी अरेस्ट सांस का रुक जाना जो हम स्लाइड नंबर 13 पर देखेंगे। नौवां, ड्राउनिंग मतलब डूबना वो हम सब स्लाइड नंबर 14 पर देखेंगे। 10वां, एक वयस्क को CPR देना जो हम स्लाइड नंबर 16 से 19 पर देखेंगे। 11वां, दम घुटने पर उपचार जो हम स्लाइड नंबर 20 से 24 पर देखेंगे। 12वां, अभ्यास प्रश्न जो हम स्लाइड नंबर 10, 15 और 25 पर देखेंगे। हृदय गति रुकना पहचानने के लक्षण। यदि किसी व्यक्ति की हृदय गति रुक जाती है तो हम किस तरीके से पहचानेंगे वो हम देखते हैं। जब किसी मरीज को कार्डियक अरेस्ट आता है, दिल की धड़कन रुक जाती है या रुकी हुई होती है तो उनके जीवित रहने के अवसर की मदद के लिए जीवित रखने के लिए अवसर होते हैं उसकी मदद के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं, प्रदान किया जाता है। अनिवार्य रूप से आप हृदय और शरीर के चारों ओर रक्त पंप करने के लिए छाती को संकुचित करते हैं। मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो अपना हार्ट है या जो अपनी बॉडी के अंदर जो अपना ब्लड पंप हो रहा है हृदय के अंदर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, छाती को संकुचित करते हैं। मतलब छाती को प्रेशर देते हैं ताकि वो हृदय को वापस से पंप करने में मदद कर सके, जिससे ऊतकों और मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहे। हमारा जो शरीर में ब्लड होता है वही हमारे मस्तिष्क और उसके ऊतकों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हृदय को जो अपनी छाती होती है उसको दबाते हैं ताकि जो हृदय है वो पंप करना स्टार्ट कर दे। एक चिकित्सा देखभाल का स्तर है जिसका उपयोग जीवन बचाने वाली बीमारियों या चीजों से पीड़ितों के लिए किया जाता है। जब तक कि उन्हें अस्पताल में पूर्व चिकित्सा देखभाल नहीं दी जाती तब तक हम ये चीज कर सकते हैं। यदि किसी की हृदय गति नहीं रुक रही है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, हमारे बुलाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी छाती को दबाना स्टार्ट करेंगे, मतलब CPR देना स्टार्ट करेंगे। ये प्रशिक्षित चिकित्सक कर्मियों द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर हम देखते हैं CPR क्या है। CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसब्सिटेशन। ये एक प्राथमिक चिकित्सा है। जब कोई सांस लेने में असमर्थ हो जाए, बेहोश हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए तब सबसे पहले और समय पर CPR से ही आप किसी की जान बचा सकते हो। इसे संजीवनी क्रिया भी कहते हैं। जब कभी किसी को बिजली का झटका लग जाए, हार्ट अटैक आए या दम घुटे या पानी में डूबने पर कई बार हमें CPR से मदद मिल सकती है। यदि किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम कार्डियोपल्मोनरी रिसब्सिटेशन कर उस मरीज को रिवाइव कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि मरीज को दिल का दौरा पड़ा है तो आपको घबराना नहीं है, उसका पूरे तरीके से काम करना है या उसे ऐसा महसूस नहीं होने देना है कि आप घबरा रहे हैं। धैर्य से काम करना है आपको। एक PRA को घबराना नहीं होता है और धैर्य से काम करना होता है। सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और हॉस्पिटल को सूचित करेंगे कि आप हार्ट अटैक के मरीज को लेकर आने वाले हैं। मरीज को आराम से बिठाएंगे और उसे रिलैक्स करेंगे, उसे उसका एंजाइटी लेवल कम करने की कोशिश करेंगे। मरीज के कपड़ों को ढीला कर देंगे, ठीक है, ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। फिर हम क्या देखते हैं कि CPR में क्या किया जाता है। CPR में मुख्यतः 2 कार्य किए जाते हैं। पहला, मुख द्वारा सांस देना और दूसरा छाती को दबाना। दरअसल CPR में हम श्वसन क्रिया और रक्त अभिसरण क्रिया को हम जारी रखते हैं। श्वसन क्रिया मतलब उसे सांस देना
और रक्त अभिसरण मतलब जो अपना बॉडी के अंदर या अपना जो हार्ट है ब्लड को पंप कर रहा है, उसे प्रोसेस को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं हम। यदि मरीज को सांस नहीं मिला तो 3 से 4 मिनट में मस्तिष्क की पेशी मृत होना शुरू हो जाती है। ठीक है। यदि एक मरीज को सांस नहीं लिया जा रहा है, उससे 3 से 4 मिनट तक अगर कंटिन्यू सांस नहीं लिया तो उसकी जो ब्रेन सेल्स है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर 10 मिनट तक हम मरीज को कृत्रिम सांस नहीं दे पाएंगे और तो उस मरीज को बचाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सीपीआर कैसे करेंगे? सबसे पहले मरीज को किसी ठोस जगह पर लिटा देंगे और आप उसके पास में घुटने के बल पर बैठ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसकी नाक और गले को चेक करेंगे कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया है या कुछ अटक तो नहीं गया है। श्वास नलिका को बेहोश अवस्था में सिमटे हैं या नहीं ये देखेंगे। उसके मुंह में अंगुली डालकर चेक करेंगे कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिकल फंसा हुआ तो नहीं है। सीपीआर की मदद से हम उसे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो सीपीआर में 2 प्रक्रियाएं होती है। हथेली से छाती पर दबाव डालेंगे और मुंह से कृत्रिम सांस देना शुरू करेंगे। पेशेंट के सीने के बीचों बीच हथेली को रखकर पंप करते हुए दबाएंगे। इस तरीके से दबाएंगे कि जो हार्ट है वो पंप करना स्टार्ट कर दे। 1 से 2 बार ऐसा करने से धड़कन फिर से शुरू हो जाएगी। पंपिंग करते वक्त दूसरे हाथ की हथेली पहले हाथ की हथेली के ऊपर रखकर हम अंगुलियों को बांध लेंगे। अपने हाथों को कोहनी को सीधा रखेंगे, मतलब एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर हथेली से प्रेशर करेंगे। फिंगर्स को क्रॉस कर लेंगे ताकि हथेली का बैलेंस बना रहे और जो अपनी कोहनी होती है उसे सीधा रखेंगे प्रेशर करने के लिए। अगर पंपिंग करते वक्त धड़कन शुरू नहीं हो रही है तो पंपिंग के साथ मरीज को कृत्रिम सांस देने की भी कोशिश करेंगे। हथेली से छाती को 1 से 2 इंच तक दबाएंगे और ऐसे प्रति मिनट में 100 बार करेंगे, मतलब 1 मिनट में 100 बार इस तरीके से हम उसे दबाएंगे। 30 बार छाती दबाने पर 2 बार हम उसे कृत्रिम सांस देंगे। छाती पर दबाव और कृत्रिम सांस देने का जो रेशो है वो है 30:2 का होना चाहिए। 30:2 का मतलब है कि हम पहले 15 बार छाती को जल्दी से दबाएंगे, फिर एक सांस देंगे, कृत्रिम सांस देंगे, फिर उसे 15 बार दबाएंगे और फिर एक कृत्रिम सांस देंगे। तो ये एक बार का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये प्रोसेस हमें कम से कम 1 मिनट में 100 बार करना होता है। अभ्यास प्रश्न 1, 2 बचाव सीपीआर करते समय आपको कितनी बार भूमिकाओं को बदलना चाहिए? अ, सीपीआर के हर चक्र के बाद। ब, सीपीआर के हर 2 चक्रों के बाद। स, सीपीआर के हर 5 चक्र के बाद। द, सीपीआर के हर 10 चक्रों के बाद। सही उत्तर है स, सीपीआर के हर 5 चक्र के बाद। फिर हम देखते हैं कृत्रिम सांस कैसे देते हैं। मरीज की नाक को 2 अंगुलियों से दबाकर मुंह से सांस देंगे। जो नाक है उसे हम बंद कर देंगे और मुंह से उसे सांस देंगे। नाक बंद होगी तो मुंह से दी गई सांस फेफड़ों तक पहुंच जाएगी। ठीक है। लंबी सांस लेकर मरीज के मुंह से मुंह चिपकाएं और धीरे से सांस छोड़ेंगे। मतलब पहले हम खुद, जो मरीज को सीपीआर दे रहा है वो खुद गहरी सांस लेकर मरीज के मुंह पर उस सांस को छोड़ेगा ताकि जो सांस है वो सीधा मरीज के फेफड़ों तक जाए। ऐसा करने से मरीज के फेफड़ों में हवा भर जाएगी। जब आप कृत्रिम सांस दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि मरीज की छाती और ऊपर नीचे हो रही है या नहीं, ये भी चेक हमें करना है। जब मरीज खुद से सांस लेने लगे तब ये प्रक्रिया रोक देंगे। 1 साल से कम और नवजात बच्चों के लिए सीपीआर किस तरीके से करते हैं? यदि एक वयस्क होता है या अडल्ट होता है तो हम हथेली से उसे सीपीआर देते हैं। यदि एक नवजात या 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो हम उसे सीपीआर कैसे देंगे? कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कैसे करेंगे? उसे रिवाइव कैसे करेंगे? तो 1 साल से कम और नवजात बच्चों के लिए सीपीआर देते वक्त ध्यान रखेंगे कि 2 या 3 अंगुलियों से ही छाती पर दबाव डालेंगे और छाती पर दबाव और कृत्रिम सांस देने का रेशो 30:2 ही रखेंगे। क्या नहीं करना है? मरीज को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हार्ट अटैक के लक्षण आने पर इंतजार करने में समय बर्बाद नहीं करना है। प्रोस्क्रिब्ड मेडिसिन जो
प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसे के अलावा कोई दूसरी मेडिसिन नहीं देनी है। हृदय गति का रुकना, कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल एक नियमित लय में पंप करना बंद कर देता है। इस स्थिति में जल्दी डिफिब्रिलेशन पीड़ित व्यक्ति के दिल को एक समान लय में वापस लाने की होती है। ठीक है, जब एक डिफिब्रिलेटर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है तो एक रेंज क्यूअर या बॉय स्टीनर को छाती के कंप्रेशर को और बचाव की सांसों को रक्त प्रवाह को एक उपयुक्त उम्र तक बनाए रखना चाहिए जब तक कि ये ना हो। रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या होता है? मतलब सांस का रुक जाना, उसे हम रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी बोलते हैं। श्वसन की गिरफ्तारी तब होती है या रुकना तब होता है जब पीड़ित में कोई मापने योग्य सांस नहीं होती है। यह हृदय की गिरफ्तारी के साथ होती है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। हृदय की गिरफ्तारी मतलब हृदय के रुकने के साथ। श्वसन गिरफ्तारी शिशुओं और बच्चों में BLS का सबसे आम संकेत है। पीड़ित में सांस को बेहाल करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक उच्च गुणवत्ता वाले बचाव श्वसन प्रदान करना। रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब सांस का रुकना, हृदय का पंप नहीं करना, जो हार्ट है वो अरेस्ट हो जाता है एकदम। ड्राउनिंग, डूबना मतलब डूबने के मामलों में बचाव दल को CPR प्रदान करना चाहिए जैसे ही एक गैर जिम्मेदार शिकार को पानी से निकाला जाता है। विशेष रूप से इस स्थिति में बचाव श्वास महत्वपूर्ण है। एक अकेला बचाव दल को आमतौर पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को कॉल करने के लिए पीड़ित को छोड़ने से पहले थोड़े समय के लिए CPR देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हृदय सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डूबने और पीड़ितों में मौत का प्राथमिक कारण हाइपोक्सिया हो सकता है, इसीलिए छाती को संकुचन, यदि पल्सलेस है तो हमें उसे छाती को दबाना पड़ता है, पर आगे बढ़ने से पहले बचाव सांसों के साथ शुरू करने की सिफारिश की जाती है। यदि एक पीड़ित एक लयबद्ध लय में प्रस्तुत करता है तो शीघ्र डिफिब्रिलेशन की सिफारिश की जाती है। अभ्यास प्रश्न 2, एक वयस्क कार्डियक अरेस्ट पीड़ित में मूल्यांकन की गई नाड़ी को डैश नाड़ी कहा जाता है। अ ग्राइन, ब रेडियल, स कैरोटिड, द टेम्पोरल। सही उत्तर है कैरोटिड। एक वयस्क कार्डियक अरेस्ट पीड़ित में मूल्यांकन की गई नाड़ी को कैरोटिड नाड़ी कहा जाता है। एक वयस्क को CPR देना। चरण 1, तुरंत खतरा होने पर परिदृश्य की जांच करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आपको खतरे में नहीं डाल रहे हैं। स्वयं दूसरे व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चरण 2, देखें कि पीड़ित को होश में है या नहीं। उसके कंधों को हिलाकर तेज और स्पष्ट आवाज में पूछेंगे, क्या तुम ठीक हो? यदि वह हाँ में जवाब देता है तो CPR की आवश्यकता नहीं है। शॉक से बचाने के लिए उसे प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे। यदि व्यक्ति अनुक्रिया नहीं दे रहा है तो निम्न चरण को फॉलो करेंगे। ठीक है, निम्न चरण का उठाएंगे। ठीक है, चरण 3, प्लस की जांच न करें। यदि आप चिकित्सा व्यवसाय में प्रशिक्षित नहीं हैं तो आप पल्स की जांच करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, जबकि उस समय में आप कंप्रेशन कर सकते हैं। कंप्रेशन मतलब उससे प्रेशर कर सकते हैं छाती पर। चरण 4, सांस की जांच करेंगे। सुनिश्चित करें कि हवा का मार्ग अवरुद्ध न हो। यदि मुंह बंद हो तो उसे अंगूठे से दबाएंगे और दोनों गालों पर उंगली रखेंगे। मुंह में किसी दिखाई देने वाली वस्तु को निकाल लें, लेकिन अपनी अंगुली मुंह के बहुत अंदर तक न डालें। अपने कान को पीड़ित की नाक और मुंह पर लगाएंगे और सांस को सुनेंगे कि उसे सांस आ रही है या नहीं। यदि पीड़ित खांस रहा है तो या सामान्य सांस ले रहा है तो उसे CPR की जरूरत नहीं होती है।
अपने कान को पीड़ित के नाक और मुंह पर लगाएंगे और उसे सांस को सुनेंगे। ठीक है। यदि पीड़ित सांस रहा है और सामान्य सांस ले रहा है तो उसे सीपीआर न दे। चरण 5, पीड़ित को उसकी पीठ के बल पर लिटाएं। सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति सीधा लेटा हो ताकि छाती पर दबाव डालने से व्यक्ति घायल ना हो। अपने हाथों की हथेली से सिर को नीचे झुकाएंगे और थोड़ी के ऊपर उठाएंगे। जो अपनी थोड़ी होती है उसे ऊपर उठाएंगे। चरण 6, हाथ की हथेली को पीड़ित की छाती की हड्डी पर ठीक बीच में रखेंगे। चरण 7, अपने हाथ की दूसरी हथेली को पहले हाथ में ऊपर रखेंगे और उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएंगे। चरण 8, अपने शरीर को सीधा अपने हाथों के ऊपर करेंगे। दबाने के लिए केवल हाथों का प्रयोग करें। अपनी कोहनियों को लॉक करेंगे, उन्हें सीधा रखेंगे। दबाने के लिए अपने शरीर के ऊपर हिस्से का प्रयोग करेंगे। चरण 9, छाती पर 30 कंप्रेशन प्रदान करेंगे। दोनों हाथों से सीधा छाती की हड्डी पर रखकर दबाएंगे। असामान्य हृदय गति के लिए छाती पर दबाव डालें। वेंटिकुलर फिब्रिलेशन या पल्स वेंटिकुलर टैक्योकार्डिया से हार्ट धड़कने की अपेक्षा कम कंपन करता है। आपको लगभग 2 इंच 5 सेंटीमीटर तक दबाना है। चरण 10, छाती को दबाने के दौरान रुकने की दर को कम करें, जो उस समय होता है जब एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति चिकित्सा प्रदान करता है या शॉक देने के लिए तैयारी की जाती है। बीच में रुकावट को 10 सेकंड से कम नहीं रखना है। मतलब जब हम छाती को कंप्रेस कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कंप्रेस करना है। 10 सेकंड से ज्यादा हम उस प्रोसेस को नहीं रोक सकते हैं। यदि एक व्यक्ति थक जाता है तो दूसरा चिकित्सा सहायक उसकी मदद कर सकता है। उसकी जगह पर वो कंप्रेशन देना स्टार्ट कर सकता है। चरण 11, सुनिश्चित करें कि सांस का मार्ग खुला हो। अपने हाथ के मरीज के माथे पर रखें और 2 उंगलियों को थोड़ी पर रख सिर को पीछे झुकाएंगे ताकि सांस आसानी से ली जा सके। यदि आपको लगता है कि गर्दन में चोट है तो जबड़े को आगे खींचे और थोड़ी को उठाएंगे। यदि जबड़ा सांस प्रदान करने में असफल हो तो सिर को पीछे झुकाएंगे और थोड़ी को आवश्यकता के अनुसार उठाने की कोशिश करेंगे। यदि जीवित रहने के संकेत नहीं मिले तो पीड़ित के मुंह के ऊपर बाधा रखें और उसे सांस देना स्टार्ट करेंगे। 2 बचाव सांसें प्रदान करेंगे। यदि आप सीपीआर में प्रशिक्षित हैं और पूरी तरह विश्वास है तो छाती पर 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 बार कृत्रिम सांस प्रदान करेंगे। यदि आपने पहले कभी भी सीपीआर प्रदान नहीं किया है या आप प्रशिक्षित नहीं है तो केवल छाती पर कंप्रेशन ही देते रहें। चरण 13, छाती पर 30 कंप्रेशन के बाद फिर से प्रक्रिया को दोहराएंगे। यदि आप कृत्रिम सांस दे रहे हैं तो 30 कंप्रेशन और फिर 2 सांस देते रहेंगे। जैसे 30:2 मैंने पहले भी बताया था, उसी तरीके से जीवन के लक्षण देखने के में समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपको 2 मिनट या 5 बार सीपीआर देना चाहिए। दम घुटने पर उपचार। पीड़ित का दम घुटा हुआ है, हमें चेक करना है कि पीड़ित को सांस तो नहीं आ रहा है, दम घुट रहा है या कुछ और वजह से उसे सांस नहीं आ रहा है, तो हमें उसे चेक करना है। व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही है या सांस में आवाज आ रही है, व्यक्ति बेहोश होता है, ये सब हम उसे चेक करेंगे। चरण 1, यदि व्यक्ति बेहोश है लेकिन सांस नहीं ले पा रहा है या बात नहीं कर पा रहा है तो उसके कंधों के बीच में पीठ पर हथेली से जोर से मुक्का मारेंगे। मतलब जो बैक होता है, बैक बोन, वहां पर हम जोर से मुक्का मारेंगे ताकि जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो वो खुल जाए। चरण 2, यदि व्यक्ति को फिर भी सांस नहीं आ रहा हो तो दबाव डालेंगे। यदि पीड़ित गर्भवती नहीं है या अधिक मोटा नहीं है तो पेट पर दबाव डाल सकते हैं। व्यक्ति के पीछे खड़े हों और अपने हाथों से उसकी कमर को चारों तरफ से पकड़े। अपनी बंद मुट्ठी को रोगी की नाभि से थोड़ा ऊपर रखें। अपने दूसरे हाथ से अपनी मुट्ठी को पकड़ें। जल्दी से अंदर बाहर करें।
मानो आप रोगी को उठा रहे हो। उठाने की स्टाइल के अंदर उसे हम पेशेंट को ऊपर नीचे या अंदर बाहर करेंगे। पेट को कुल 5 बार दबाना है। यदि रुकावट फिर भी दूर ना हो तो 5 बार पीठ पर मुक्के मारेंगे और 5 बार पेट को दबाने की प्रक्रिया को दोहराएंगे जब तक गले से वस्तु बाहर नहीं निकल जाए और उसे सांस आना शुरू ना हो जाए। यदि आप उसके गले से वस्तु को बाहर निकाल सकते हैं तो निकाल लें। यदि आपको मुंह में वस्तु दिखाई न दे रही हो तो मुंह में अंगुली ना डालें। यदि व्यक्ति मोटा या गर्भवती है तो पेट पर अधिक जोर न दबाएं। व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को पेट और चारों ओर लपेटें और अपने हाथों से छाती की हड्डी को दबाएं। तेजी से अंदर की तरफ ऊपर की ओर खींचें। वस्तु के बाहर निकालने तक इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। यदि आवश्यक हो तो सीपीआर प्रदान करेंगे। यदि वस्तु बाहर निकल जाती है और व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है या बालक बेहोश हो जाता है, एक बालक के लिए सीपीआर शुरू कर सकते हैं। एक वयस्क के लिए भी सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। चरण 5 निगरानी करेंगे, उसे ऑब्जर्व करते रहेंगे। जब इमरजेंसी चिकित्सा कर्मी आए तब तो उन्हें सीपीआर की प्रक्रिया करनी चाहिए या पीड़ित को अस्पताल ले जाना चाहिए। दम घुटने पर उपचार। रूपांतरण की बीमारी के एक या कई लक्षण होते हैं जो एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति के और इशारा करते हैं। इसके उदाहरण में शामिल है खराब समन्वय या संतुलन, असामान्य गतिविधियां, लकवा या कमजोरी, बोलने या निगलने में कठिनाई या पेशाब निकलना। अभ्यास प्रश्न 3। एक शिशु जो घुट रहा था अनउत्तरदायी हो गया। बचाव दल द्वारा कौन सी कार्रवाई उचित है? अ. वैकल्पिक वापस थप्पड़ और छाती जोर। ब. रुकावट को दूर करने के प्रयासों के लिए एक अंधा अंगुली स्वीप करें। स. उधर थ्रस्ट का उपयोग करें। अवरोध को हटाने का प्रयास करना। द. शुरुआती सीपीआर। सही उत्तर है शुरुआती सीपीआर। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।